बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 8th का एनसीईआरटी लेकर आए हैं। क्लास 8th की एनसीईआरटी में आज हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेली एक चैप्टर देखा करेंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। हमारे संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें बता रखा है अपने संविधान के बारे में वो क्या है। सबसे पहले हमें बताया है कि वो देश जिनमें डेमोक्रेसी है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कहना कंपलसरी नहीं है कि देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी देश लोकतांत्रिक होंगे। जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश डेमोक्रेटिक ही होगा, ये कहना कंपलसरी नहीं है, ये सही नहीं है। एग्जाम्पल, आप मुस्लिम कंट्रीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर अपना संविधान भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी है क्या? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब डेमोक्रेसी होना नहीं है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो ये कंपलसरी होगा कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे रिटर्न हो चाहे नॉट रिटर्न हो, लाइक यूके, लेकिन होगा। लेकिन जहाँ पर संविधान है ज़रूरी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी हो। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। इसके बाद हमें बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ ना कुछ मोटिव्स हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो हम देखेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ आइडियल्स लिखे गए हैं। ये आइडियल वो है जिनके बेसिस पर हम लोग, हम सिटीजन जो होते हैं वो अपनी इच्छाएं दिखाते हैं। लाइक हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें हमारे आइडियल्स हैं, हमारे विचार हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, प्रिंसिपल्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको एक देश के सभी लोग अपने कंट्री को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसे अपने देश के लोग अपने ऊपर गवर्न होने के लिए, अपना पूरा का पूरा सिस्टम चलाने के लिए यूज़ करते हैं। देन इसके बाद इसी पेज पे हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस थी उसने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करी थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसकी डिमांड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि दिसंबर 1946 के टाइम हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया। इसका टाइम पीरियड प्रॉपर दे रखा है कि दिसंबर 1946 थी, नवंबर 1949 तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करा। लगभग 3 साल लगे हमें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो फ्रीडम स्ट्रगल से आए थे। इस वजह से जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमने अपने आइडियल्स देखे थे उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जो प्रॉब्लम्स हमने रियलाइज़ करी होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। इसके बाद अब हम आ गए सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज में हमें बताया गया है सबसे पहले नेपाल के बारे में। नेपाल ने 1990s में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सुप्रीम पावर जो थी उस टाइम पर लेकिन राजा के पास थी। ठीक, लेकिन लोग चाहते थे कि भाई हमें तो मोनार्की नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो लोगों ने स्ट्रगल करा और 2006 में जाकर पावर को ख़त्म कर दिया राजा की। और इस तरीके से नेपाल में 2008 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन, और 2006 के बाद नेपाल में डेमोक्रेसी आई। इसके बाद हमें बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना कि हम किस तरीके की सरकार के द्वारा गवर्न होंगे। लाइक नेपाल ने अपना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन 1990 का क्यों बदला? क्योंकि वो चाहता था कि वहाँ पर राजा का रूल ना हो, राजा के पास पावर ना हो। तो लोकतंत्र में और जो डेमोक्रेसी है उसमें हमें अपना नेता खुद चुनने की आज़ादी दी जाती है। हम खुद अपने हाथों से पावर किसी को सौंपते हैं।
फिर इस बात की संभावना हमेशा रहती है ये नेता पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए भी हमें कोई चाहिए कि जो पावर का मिसयूज़ ना हो। तो उससे बचने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो संविधान समझ आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे रूल्स बनाता है जिसके द्वारा जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके हाथों से पावर का मिसयूज़ ना हो सके। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके रूल्स होते हैं। अगर रूल वायलेट होगा तो वो गेम ख़राब ही हो जाएगा, वो गेम सही नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा। ऐसे ही जो हमारे नेता होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक रूल बुक चाहिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद हम थर्ड पेज पे आएंगे और थर्ड पेज में देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन कर सकें मेजॉरिटी के टायरनी से, उनके ऊपर कंट्रोल को ख़त्म किया जाए माइनॉरिटी को, क्योंकि माइनॉरिटी को हमेशा डर रहता है कि हम मेजॉरिटी के दबदबे के कारण अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे देश के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए ही फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आएंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ये इंटर कम्युनिटी को भी देनी है और इंट्रा कम्युनिटी को भी। इंटर कम्युनिटी मतलब अंतर सामुदायिक वर्चस्व, मतलब कि अंदरूनी तौर पे, जैसे कि 2 कम्युनिटीज़ के बीच, 3 कम्युनिटीज़ के बीच। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स और हिंदू का झगड़ा, तो वो अंतर सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी डिस्प्यूट्स होंगे, जिसमें हम एक को अपनी हेजीमनी बनाने से रोकते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर। वही इंट्रा कम्युनिटी जो होता है वो एक ही कम्युनिटी के अंदर के लोगों की आपसी झगड़े होते हैं, जिसमें वो एक कम्युनिटी खुद को ऊपर करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल एससी, ओबीसी, जनरल, मतलब आप कास्ट सिस्टम में देख सकते हो ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर डोमिनेंट क्लास करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंट्रा कम्युनिटी डिस्प्यूट्स होंगे, या इंट्रा कम्युनिटी जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर टायरनी लाए, कंट्रोल लाने की कोशिश करे। इसके बाद हम फोर्थ पेज पे जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक और काम है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम है जिसमें हमें गलत फैसले लेने से रोकता है। एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि यार हम तो परेशान हो गए अपनी गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट ख़राब है। तो ऐसे में हम तानाशाह को लाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आर्मी रूल, मिलिट्री रूल, या फिर किसी जैसे नाज़ी रूल था, फासिस्ट रूल था, मुसोलिनी था। इसी तरीके से हम भी सोच सकते हैं कि अभी एक ही बंदा आ जाए और वही अच्छे से देश संभाल ले। तो ऐसे विचार भी लोगों के मन में आ सकते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए ही हम फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस देगा, हम पे कंट्रोल लगाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो पॉलिटिकल सिस्टम को 5 इयर्स तक रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन ज़रूर होना, एट्सेट्रा, इस तरीके की बातें करता है। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो भी है जो कि हमें इन तरह के झगड़ों से बचाएगा। और जैसे जो लोग इन्हें पलटने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उन सिटीजन्स को ये भरोसा दिलाएगा कि आपके पास जुडिशरी है, या फिर आपको हम फ्रीडम देते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर राइट और प्रोटेक्ट अवर राइट्स बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट। सो ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिन्हें हम पलट नहीं सकते हैं। वो पलटोगे जिनसे हमारे नागरिक के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो हमारे नागरिक भी कोर्ट में जाकर या अदर मेथड्स यूज़ करके अपनी फ्रीडम को वापस अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमारा इस फोर्थ पेज पे था कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। ये हमें गलत चीज़ें, गलत फ़ैसले लेने से रोकता है, या स्टेट को कि वो हमारे अगेंस्ट कोई फ़ैसला ले, हमारे राइट्स का वायलेशन करे, ऐसा करने से रोक देगा, क्योंकि हमारे पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद वी हैव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है। इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव डिसाइडेड व्हेन वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स।
and we decided to form Constitutional Assembly as we looked back in 1934 we decided to make Constitutional Assembly. और जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी तो वहाँ पर ऑलरेडी 300 मेंबर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करा लगभग 3 सालों के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो एक नेशनल यूनिटी को दिखाता है, जिसने माना है कि डाइवर्सिटी में एक यूनिटी है और उसको साकार करके दिखाया है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है उसमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी के अंदर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। लाइक DPSP भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म जिससे गरीबी ख़त्म की जा सके और रिप्रेजेंटेशन जो होगा जनता डायरेक्टली चुने और जनता का डायरेक्ट रोल हो। ऐसे कई फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फोकस करे हैं। इसके बाद फीचर नंबर 1, फर्स्ट फीचर दैट इज़ फेडरलिज्म। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल की होती है। मोर देन 1 लेवल की अगर सरकार है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट एंड फर्स्ट नंबर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 तरह की सरकारें देखने को मिलती है जिसमें पावर डिवाइडेड होंगी और आप अपनी पावर, हर एक को पावर दी गई होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। देन वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन लोगों ने क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल देखा था, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था, इसलिए वो जानते थे कि हमें फंडामेंटल कि हमें सभी को यूनिवर्सल वोटिंग राइट देना चाहिए, क्योंकि हमारे नागरिक जो फ्रीडम स्ट्रगल से आए हैं उन्हें वैल्यू पता है वोटिंग राइट की, और उन्हें पता है कि वोट देना क्यों इम्पॉर्टेंट है या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में ही सभी लोगों को वोटिंग राइट दे दिया था। और अब इस वोटिंग राइट को देने के फ़ायदे क्या क्या हुए, तो इस वजह से जो डेमोक्रेटिक हमारे आइडियल्स थे, डेमोक्रेटिक सोच, तौर तरीका, इसको प्रोत्साहन मिला। हमारी डेमोक्रेटिक सोच बनी क्योंकि हमने सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया। हमने कास्ट के बेस पे, धर्म या वुमेन एंड मैन, किसी बेसिस पे हमने डिफरेंस नहीं किया। इस वजह से हम लोगों ने अपनी सोच को अपने समाज को नए तरीके से बढ़ावा दिया। देन इसके बाद वी हैव थर्ड फीचर दैट इज़ पावर का डिवीज़न, सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी बांटा गया है। सरकार 3 तरह की है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनमें से जो एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि कानून लागू करने का काम करेगी, रूल करेगी। लेकिन जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे से अलग किया जाएगा। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कंट्रोल रखता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होती है तो एक दूसरे के काम को नज़र भी रखते हैं, और तीनों एक दूसरे के काम पर नज़र रखेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहेगा। और पावर जो अलग होंगी तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, बैलेंस रहती है पावर्स के अंदर। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है हमारे पास। देन वी हैव फंडामेंटल राइट। नाउ वी हैव फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है, कंसाइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करी। इसके अलावा आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल कैसा था, उनकी स्टेट इतनी पावरफुल थी कि वो हमारे नागरिकों को कीड़ा समझती थी और उनको कुचलने का काम करती थी। हमेशा से पावर का मिसयूज़ करा गया है। इसी वजह से हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका मानना था कि कुछ रिटर्न ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जिससे हमारे देश के नागरिक जो हैं वो सेफ़ महसूस करें, कि स्टेट पावर जो पावरफुल है वो मनमाने ढंग से टायरनी में चेंज होकर हमारे नागरिकों को कंट्रोल ना करे। तो ऐसे जो अधिकार हैं उन्हें ही हमने फंडामेंटल राइट्स कहा है। इस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट और दूसरे लोगों से
स्टेट से भी प्रोटेक्ट करता है और हमें और इंडिविजुअल्स के सामने राइट से प्रोटेक्शन करता है और इंडिविजुअल के सामने व्यक्तियों के अधिकारों से रक्षा करता है। मेजॉरिटी से माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का भरोसा भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फंडामेंटल राइट के बारे में अम्बेडकर जी ने कहा था कि इनके दोहरे उद्देश्य हैं, मतलब हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है उनके दो मोटिव है। एक तो हर नागरिक इस कंडीशन में हो कि उसके अगर राइट का वायलेशन होता है तो वो दावेदारी करने के लिए जा सके, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाने के लिए। दूसरा जो पावर है या जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट है उसके लिए ये मजबूरी हो जाए कि कानून मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये उस हर एक एजेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो से हमने कानून बनाने की शक्ति दी है। जो भी लॉ मेकिंग एजेंसी है उनको ये पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स कितना वर्थ रखते हैं। इसके बाद हमारी बुक में हमें डीपीएसपी का जिक्र किया गया है जिसमें सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। इसीलिए इसे जोड़ा गया था कि जनता गरीबी से बाहर निकल सके। ऐसे कानून स्टेट बनाए जिनका गाइडेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी से आएगा। इसके बाद हम अगली विशेषता पे बढ़े अगर, तो हमारे पास है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। मतलब जो स्टेट है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। और कभी कभी देश का इतिहास भी हमारे संविधान को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा इतिहास कैसा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेक करा है। जिन देशों के संविधान बदल जाते हैं उन देश का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, जैसा कि आपने नेपाल के केस में देखा। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स थे हमारे सेक्युलरिज्म के। इसके अलावा लेट्स मूव बैक, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देखने हैं। सबसे पहले इक्वालिटी, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। सभी लोगों को देश के अंदर बराबर सुरक्षा दी जाएगी, बराबर हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, सभी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर फ्रीडम का अधिकार जिसमें बोलने, घूमने, जाने, रहने हर तरह की आज़ादी दी जाती है। देन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ फोर्स्ड लेबर नहीं कराई जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। धर्म की आज़ादी, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट, जो भी आपकी धर्म की चॉइस है उसे करे। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, लाइक कि आपकी भाषा या फिर आपके रिलीजन के आधार पर आपको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करनी है तो बिल्कुल करें। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो कोर्ट के अंदर कि मेरे ये फंडामेंटल राइट्स है जिनका वायलेशन हो रहा है। उनके बेसिस पे इसे सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है बाय अम्बेडकर। इसके बाद हमें डिफ़ाइन किया गया है स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच। स्टेट जो होती है वो सरकार नहीं होती है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट स्टेट का एक बस हिस्सा है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो कानून बनाए और लागू कराए, और हम सरकार को बदल भी सकते हैं बाय इलेक्शंस। पर जो स्टेट होती है, लेकिन जो स्टेट होता है वो एक पॉलिटिकल ऐसी इंस्टीट्यूट है जो एक फिक्स्ड टेरिटरी में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है। वो लोग सोवरन है, उन सोवरन लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम एक फिक्स टेरिटरी के अंदर स्टेट करता है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट अ सोवरन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। तो जो सरकार है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है और वो स्टेट का पार्ट है। स्टेट का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा एकदम ब्रॉड होगा और उसे सरकार के स्थान पर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो अम्बेडकर जी थे उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो थे, इस वजह से जो एससी हैं उनको हमने कुछ प्रोटेक्शन प्रोविजंस दे दिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सेफ गार्ड प्रोवाइड कराए हैं। लेकिन फिर भी जो कास्ट है वो बेफिक्र नहीं रह सकती, क्योंकि अभी भी लॉ मेकिंग, लॉ की एजेंसीज जो है वो स्वर्ण हिंदुओं के हाथों में है। तो इसलिए आगे आएँ और बेफिक्र ना रहे।
कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल वो टेंशन फ्री हो जाएं। आपको फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पावर अभी भी कानून बनाने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की हिंदू ऑफिसर्स के पास ही है। अब हम नेपाल को एक बार देख लेते हैं। नेपाल में 1990 में संघर्ष हुआ, स्ट्रगल किया गया और डेमोक्रेसी आ गई। ये डेमोक्रेसी 1990 के बाद 2002 तक लगभग 12 साल तक चली। उसके बाद 2002 में जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने माओवादियों के प्रभाव का नाम लेकर कि माओइस्ट का कंट्रोल आ रहा है, माओइस्ट जो है वो अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिक्स को या तबाह कर देंगे, ऐसे बहाने वहाने बनाकर सेना की मदद ली और सरकार पर कब्जा कर लिया वापस से, मतलब मोनार्क का कंट्रोल हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2005 में माओवादियों के साथ समझौता किया गया। लोगों को भी लगा कि चलो अब शांति कायम हो जाएगी, हमें डेमोक्रेसी मिल जाएगी। तो 2006 में राजा ज्ञानेंद्र, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा हल्ला था कि डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ही पावर को त्यागा और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई। इस तरीके से नेपाल ने अपनी जंग जीती पूरी की पूरी आज़ादी के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए। इसके बाद अब हम सीधा ग्लोसरी देखेंगे, जिसमें हमें बताया गया टायरनी दैट इज़ निरंकुशता। इसमें पावर का क्रूल तरीके से, अनजस्ट तरीके से यूज़ किया जाता है, तो वो टायरनी होती है। इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ लेट्स वॉच ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इल्लीगल तरीके से जो सामान खरीदा बेचा जाता है देशों के बीच में, वो इल्लीगल ट्रैफिकिंग है, ठीक है। उसे बोला जाता है अवैध व्यापार, मतलब इल्लीगल ट्रेड कहेंगे उसको हम, अवैध व्यापार। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा इस बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग इल्लीगल ट्रेड का मतलब है जो इंसानों का हो रहा है, लाइक बच्चों का, महिलाओं का। फिर आता है सोवरन, संप्रभु, मतलब जनता को पावर देना, जनता सोवरन है, इंडिपेंडेंट पीपल। फिर है पॉलिटी का मतलब होता है एक सिस्टम होना, अ सोसाइटी दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एक सिस्टम का होना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। नेशनल मूवमेंट के बारे में तो आप सब जानते ही, 19वीं सेंचुरी में था, कई लोगों ने हिस्सा लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। 47 में हमें आज़ादी मिली। फिर आइडियल मतलब होता है कोई भी गोल या प्रिंसिपल जिसको आप तय करते हैं सबसे प्योर फॉर्म में, सबसे ऊंचा, तो उसे आप आइडियल कहेंगे। फिर आता है आर्बिट्री, मतलब मनमानापन, जब सब कुछ जो होता है बिना तय करे, मनमाने ढंग से कोई पर्सन के अकॉर्डिंग चलने लगे, है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ तय नहीं करे आपने कुछ भी करने से पहले, फैसला हो रहा है लेकिन उसका कोई बेस ही नहीं है, किसी एक पर्सन की पसंद के हिसाब से फैसले हो रहे हैं, तो उसे आप मनमानापन कहोगे। सो आई होप समझ आया होगा। ये क्लास 8 चैप्टर 1 है, कल हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे। इसी तरीके से 10 दिन के अंदर हम अपनी क्लास 8 की NCERT ख़त्म कर लेंगे, देन वी विल मूव टू क्लास 9th। सो ये UGC NET, UPSC, PSI are optional, and for any competition exams is very necessary, and I personally recommend you to must watch at least 8th का, तो because it is so beautifully written book। एंड जो ये बुक है, इस मतलब मेरी तरफ से हाईलाइटेड पॉइंट्स ही होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सो प्लीज़ सुन लीजिए एटलीस्ट। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली।